चौहान मेंशन आगाज अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहा था। तभी एक वेटर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उस वेटर के हाथ में ट्रे थी जिसमें ड्रिंक के गिलास रखे हुए थे। आगाज ने एक ड्रिंक का गिलास उठाया और उसे एंजॉय करते हुए अपनी बात को कंटिन्यू किया। वो बिजनेस पार्टनर्स कोई और नहीं मिस्टर चावला थे। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोले, आई होप अब हमारा न्यू प्रोजेक्ट भी एकदम ब्लॉकबस्टर हो। उनकी बात सुनकर आगाज हंसा। उसकी ड्रिंक खत्म हो चुकी थी। जैसे ही उसकी ड्रिंक खत्म हुई उसने गिलास साइड में रखा और अपने सिर पर अपना हाथ रखा। मिस्टर चावला उसकी तरफ देखते हुए बोले, आप ठीक तो है ना मिस्टर आगाज? आगाज ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ लेकिन थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। आई गेस आई नीड सम रेस्ट। आप ये पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर आगाज वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ बैकयार्ड में समस्तिका और आस्तिक एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन समस्तिका कुछ बोल नहीं रही थी। बस आस्तिक बोले जा रहा था और समस्तिका उसकी बातें सुने जा रही थी। आस्तिक इंतजार कर रहा था कि कब समस्तिका बोलेगी, लेकिन करीबन आधा घंटा हो गया था पर अब तक समस्तिका ने अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं कहा था। तभी अचानक से आस्तिक को जोरों से खांसी होने लगी। समस्तिका ने तुरंत उसकी पीठ को सहलाना शुरू किया। आस्तिक की खांसी और भी ज्यादा बढ़ने लगी और उसका चेहरा लाल होने लगा। समस्तिका तुरंत अपनी जगह से उठी। एक बार फिर से उसके पैर हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन वो फिर भी इधर उधर घूमते हुए पानी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर सामने रखे हुए जग पर गई। वो तुरंत उस जग के पास आई, लेकिन वो जग खाली था। समस्तिका ने आस्तिक की तरफ देखा जिसकी खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई थी। वो तुरंत आस्तिक के पास आई और उसकी पीठ सहलाकर अपने हाथों में पकड़ा हुआ जग आगे की तरफ कर धीमे से बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही आस्तिक ने उसकी आवाज सुनी उसकी खांसी एकदम से रुक गई, लेकिन तब तक समस्तिका वहां से जा चुकी थी। आस्तिक जाती हुई समस्तिका को देखते हुए बोला, आप ठीक हो रही है माँ? आज आपने खाना भी अच्छे से खाया, अब आप बोल भी रही है, आप मेरे लिए पानी भी लेने गई है। मैं भी अब आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बैकयार्ड से बाहर की तरफ आ गया। वो आगे की तरफ आ तो गया, लेकिन अब वहां पर इतना सारा शोर शराबा और इतनी सारी डेकोरेशन के साथ म्यूजिक और लोगों को देखकर थोड़ा डर गया। लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, यहाँ पर तो बहुत सारा खाना लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से कुछ माँ के लिए लेकर जाऊंगा तो ये गलत बात तो नहीं होगी ना? पर वो आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने तो पहले भी मुझे बहुत सारा खाना दिया है, तो अब वो नाराज नहीं होगी। मैं बस थोड़ा सा ही लूंगा, सिर्फ माँ के लिए, अपने लिए बिल्कुल भी नहीं लूंगा। ये बोलकर वो सामने लगे हुए स्टॉल्स की तरफ देख रहा था जहाँ पर लजीज खाना बन रहा था, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो वहाँ आया और आकर उसने सामने टेबल पर देखा जहाँ पर फ्रूट सलाद की प्लेट लगी हुई थी। वो उस प्लेट को उठाने लगा तो एक वेटर तुरंत उसे रोकते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? आस्तिक मासूमियत से बोला, ये क्या है? वेटर ने आस्तिक को ऊपर से नीचे गौर से देखा और फिर थोड़े एटीट्यूड के साथ बोला, इसे फ्रूट सलाद बोलते हैं, ये अमीरों का खाना होता है, तुम जैसे गरीबों का नहीं। दिव्या जो वहां से अंदर की तरफ जा रही थी, जैसे ही उसने उस वेटर की ऊंची आवाज सुनी वो तुरंत उस वेटर की तरफ देखने लगी और जैसे ही उसकी नजर आस्तिक पर गई उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आस्तिक के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? ये बोलते हुए वो भी आस्तिक को ऊपर से नीचे देख रही थी। वही आस्तिक ने जैसे ही दिव्या को देखा वो डर गया। उसे यही डर था कि कहीं वो पकड़ा न जाए। वो तुरंत बोला, मैं आस्तिक हूँ। दिव्या गुस्से से बोला, तुम्हारा नाम नहीं पूछा है मैंने, ये पूछा है कि तुम यहाँ पर आए कैसे? तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे कपड़े देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता तुम यहाँ पर किसी गेस्ट के साथ आए हो। तो फिर तुम्हें यहाँ पर आना किसने अलाउड किया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कुछ खाने की? चोर हो ना तुम, यहाँ चोरी करने आए हो? आस्तिक तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं आंटी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। दिव्या के चेहरे की भौहें तन गई। वो गुस्से से बोली, ओह रियली, तुम यहाँ पर रहते हो? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? नहीं, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम जैसे लोगों को
मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे माँ बाप तुम जैसे को पैदा ही इसलिए करते हैं ताकि तुम जैसों को चोर बनाकर अपनी जिंदगी ऐसो आराम से जी सके। लेकिन दिव्या को अपने घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ये बोलकर उसने वहां पर एक सर्वेंट को इशारा किया तो वो सर्वेंट तुरंत उसके पास आया। दिव्या दांत पीसते हुए बोली, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। सर्वेंट कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही दिव्या दोबारा बोली, उठाओ इसे, मेरे पास वक्त नहीं है जो मैं इस पर बर्बाद करूं। ये बोलते हुए दिव्या के दिमाग में आकाश का ख्याल चल रहा था। वो जानती थी कि आकाश अंदर रूम में जा चुका है। उसकी ड्रिंक दिव्या ने ही स्पाइक की थी और अब वो भी उसके पीछे पीछे जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही उसकी नजर आस्तिक पर चली गई और वो यहाँ बिजी हो गई। उस वेटर ने तुरंत आस्तिक का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगा। वो लगभग से उसे खींच रहा था। आस्तिक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो रोते हुए बोला, प्लीज अंकल, मेरा हाथ छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरी माँ को तो लेने दो ना। वो मेरे लिए पानी लेने गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बस एक बार मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। वो सर्वेंट उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुझे बाहर नहीं निकाला तो दिव्या मैडम मुझे बाहर निकाल देगी, निकल जा यहाँ से। ये बोलकर उसने जोर से आस्तिक को धक्का दिया तो आस्तिक सीधा आगे की तरफ जाकर गिरा। लेकिन वो आगे गिरता उससे पहले ही अमांस ने उसे पकड़ लिया। अमांस ने उसे अपनी बाहों में संभाला और वहीं वैष्णवी जी जो काफी दूरी पर खड़ी थी वो भी भागते हुए उस तरफ आई। अमांस ने हैरानी से आस्तिक की तरफ देखा। जैसे ही दिव्या की नजर अमांस और वैष्णवी जी पर पड़ी, वो गुस्से से कांपती हुई वहां पर आई और बोली, आप लोग जानते हैं ये बच्चा कौन है? वैष्णवी जी गुस्से से दिव्या की तरफ देखकर बोली, ये बच्चा कौन है और कौन नहीं ये छोड़ो, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या बदतमीजी कर रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आस्तिक को ऐसे धक्का देने की? दिव्या चौंकते हुए बोली, मतलब आप इसे जानती हैं? वैष्णवी जी ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय तुरंत जाकर आस्तिक को संभाला। आस्तिक वैष्णवी जी की गोद में तो आ गया, लेकिन उसकी नजरें अमांस पर थी। वो अमांस को बड़ी हैरानी से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका जो बैकयार्ड से आगे की तरफ आई तो वो गार्डन एरिया में जाने की बजाय सीधा चौहान मेंशन के अंदर की तरफ आ गई। अंदर जाकर वो किचन ढूंढ रही थी जहां पर वो आस्तिक के लिए पानी ले सके। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर आकाश पर गई जो अपने रूम की तरफ जा रहा था। आकाश को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई और अपना जग साइड में रखकर उसके पीछे पीछे चल दी। आकाश ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे चक्कर आ रहे थे। वो समझ चुका था कि उसकी ड्रिंक को किसी ने स्पाइक किया, लेकिन वो फिर भी अपने सेंसेस में नहीं आ पा रहा था। वो जैसे ही रूम में आया उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसकी आंखें बंद हो रही थी। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और फिर दोबारा खोली तो उसे अपने सामने समस्तिका नजर आई। समस्तिका को देखते ही वो कुछ पल उसकी तरफ देखता ही रह गया। वही समस्तिका भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी और अचानक से ही वो आकाश के सीने से लग गई। आकाश ने उसे कंधों से पकड़कर अपने सीने से अलग किया और अपने सीने को सहलाने लगा। उसे हद से ज्यादा गर्मी लग रही थी। वही जब समस्तिका ने उसे अपने चेस्ट को सहलाते हुए देखा तो वो एक बार फिर से उसके करीब आई और खुद उसके सीने को सहलाने लगी। आगाज ने अपनी मदोसी भरी नजरों से उसे देखा। उसके होठ सूख रहे थे और उसकी नजर समस्तिका के होठों पर थी। वहीं समस्तिका भी चुपचाप उसके चेस्ट को सहलाते हुए उसे देख रही थी और अचानक ही उसने आगे बढ़कर आगाज के होठों पर अपने होठ रख दिए। आगाज जो पहले ही अपने सेंसेस में नहीं था, उसने भी समस्तिका वो खुद से अलग नहीं किया और उसके कमर पर अपना हाथ रखकर उसे किस करने लगा। समस्तिका और आगाज दोनों के होठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को सॉफ्टली किस किए जा रहे थे। आगाज ने समस्तिका को यूं ही कमर से थामे हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया और अचानक से समस्तिका के पैर बेड से लड़खड़ा गए। वो बेड पर नीचे गिरने लगी तो आगाज ने जल्दी से उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन ना वो समस्तिका को संभाल पाया और ना ही खुद को। वो समस्तिका के ऊपर आकर गिरा और समस्तिका आगाज और बिस्तर के बीच एकदम धंस गई। आगाज बड़ी ही गहरी लेकिन लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, तुम्हें तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ ना परी?
समस्तिका धीरे से बोली, मुझे दर्द क्यों होगा, आप है ना मेरे पास। आगाज, मुझे दर्द नहीं हो सकता, आप मेरे हर दर्द की मरहम है। ये बोलकर उसने एक बार फिर से आगाज का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे किस करने लगी। इस बार आगाज ने भी अपने हाथ उसकी कमर पर कस दिए और उसके होठों को बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा। समस्तिका ने भी अब अपने हाथ पूरी तरह से उसकी कमर पर लपेट दिए और कुछ देर बाद आकाश ने उसके होठों से अपने होठ अलग किए और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो परी। समस्तिका धीमे से बोली, आप मुझे परी क्यों कह रहे हैं आगाज, मुझे समस्तिका क्यों नहीं कह रहे हैं। आगाज लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, क्योंकि तुम परियों की तरह खूबसूरत हो। ये बोलकर उसने समस्तिका की गर्दन पर अपने होठ रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगा। उसके हाथ जो पहले समस्तिका की कमर पर थे, वो अब उसके पूरे बदन पर चलने लगे थे और धीरे धीरे समस्तिका के कपड़े उसके जिस्म से अलग होते जा रहे थे। आगाज बड़े ही प्यार से कभी उसके होठों को चूमता, तो कभी उसकी गर्दन को, तो कभी उसके गोरे कंधे को। परी नाजुक सी उसकी बाहों में सिमटी हुई थी और बदन बहुत तपने लगा था। आगाज की बाहों में वो मधोसी भरी अंगड़ाइयां ले रही थी और आगाज भी उन अंगड़ाइयों में बेहद चूर हो रहा था। वो समस्तिका को एकदम से सिहरने पर मजबूर कर रहा था। कुछ देर बाद समस्तिका का नाजुक सा बदन आगाज के बदन से लिपटा हुआ था। आगाज ने खुद को पूरी तरह से समस्तिका में समेट दिया था और समस्तिका ने भी अपने दोनों हाथ आगाज की पीठ पर रखे हुए थे। दोनों के पसीने से तरबतर बदन एक दूसरे से टकरा रहे थे और उस टकराव में दोनों ही गहरी सिसकियां भर रहे थे। आगाज पूरी तरह से समस्तिका पर झुका हुआ समस्तिका को अपना बना चुका था और समस्तिका भी अपने प्यार की गहराइयों में आगाज को महसूस कर रही थी। वो दोनों एक सफेद चादर में लिपटे पूरी तरह से एक दूसरे की आगोश में थे। चौहान मेंशन, रात के तकरीबन 11 बजे। दिव्या गुस्से से अमांस की तरफ देख रही थी, जो उसके सामने ही खड़ा था और उसकी गोद में आस्तिक था। वैष्णवी जी भी गुस्से से दिव्या को घूर रही थी। वो उसे डांटते हुए बोली, ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा दिव्या, कि तुम्हें ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि जिसे तुम डांट रही हो वो एक मासूम सा 4 साल का बच्चा है। दिव्या गुस्से से बोली, तो और मैं क्या करूं मॉम, आप ये भी तो देखिए ना कि ये बच्चा कौन है। मुझे इसकी शक्ल देखकर ही साफ पता चल रहा है कि जरूर ये किसी भिखारी का बच्चा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमास चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या ही पता कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं। तुम आज तक कभी खुद को समझ पाई हो क्या कि तुम कैसी हो। बेशक से बच्चा कोई भी हो, लेकिन है तो एक बच्चा ना। पर तुम्हें बच्चों से क्या ही कोई फर्क पड़ता होगा। तुम्हारा तो खुद का कोई बच्चा नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। तो तुम क्या जानो कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर दिव्या गुस्से से कांपने लगी। वैष्णवी जी ने अमान से आस्तिक को लिया और बोली, अब मैं तुम दोनों को बता रही हूँ कि ये बच्चा मेरे लिए बहुत खास है। इसका नाम आस्तिक है और ये अब तक चौहान मेंशन के बैकयार्ड एरिया में रह रहा था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ये चौहान मेंशन के अंदर ही रहेगा। पर खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी इस बच्चे की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो। ये बोलकर वैष्णवी जी आस्तिक को अपने साथ ले गई और गुस्से से अब दिव्या अमांस को घूरने लगी। वो तुरंत अमांस के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्या क्या कहा था तुमने, तुमने मॉम के सामने मुझे जलील किया। तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हूँ जो तुम्हें बच्चा पैदा करके दे दूंगी। अगर नहीं हो रहा है बच्चा तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें खुद को भी थोड़ा चेक करवाना चाहिए, हो सकता है ना प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर हो, मेरे अंदर नहीं। उसकी बात सुनते ही अमांस ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ ली और बोला, खबरदार, अगर ये बात दोबारा कही तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो मैं बाप बन सकता हूँ या नहीं। मेरे बाप बनने का एग्जाम्पल तो तुमने देखा ही था। ये बोलते हुए उसकी गहरी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी और दिव्या के सामने अतीत के कुछ पल चल रहे थे, जिनमें वो अमांस के बाप बनने का प्रूफ तो बहुत अच्छी तरह से देख चुकी थी। उसने एक झटके से अमांस का हाथ अपनी गर्दन से हटाया और बोली, ओह रियली, तो कहाँ है वो तुम्हारा नाजायज बच्चा। इतने अफसोस की बात है ना कि तुमने खुद अपने बच्चे को धिक्कार दिया था और तुम अब एक बच्चे के लिए तरस रहे हो। यू नो, ये तुम्हारे ही कर्मों की सजा है कि तुम अब बच्चे के लिए तड़प रहे हो, पर शायद पूरी जिंदगी ऐसे ही तड़पते रहोगे। अमांस ने गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं।
अमांस चौहान को जो चाहिए होता है ना, वो उसे हासिल करके रहता है। और मुझे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ चौहान प्रॉपर्टी से मतलब है, जिसके लिए मुझे बच्चा चाहिए। और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि चौहान प्रॉपर्टी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर दिव्या उसकी तरफ देखती ही रह गई। अमांस गुस्से से उसे देखते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दिव्या एविल एक्सप्रेशन के साथ बोली, तुम्हें चौहान प्रॉपर्टी के लिए एक बच्चा चाहिए, लेकिन मुझे चौहान प्रॉपर्टी के लिए बच्चा नहीं, आगाज चौहान चाहिए, क्योंकि आगाज चौहान से तुम कभी नहीं जीत पाओगे। बेशक से तुम इस घर को कोई वारिस भी दे दो, मुझे जलील किया है ना आज तुमने, अब तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। ये बोलते हुए अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा मिला। उसने तुरंत अपना क्लच खोला और उसमें से अपना फोन निकाला। उसके फोन में तकरीबन 10 मिस्ड कॉल थी, जो एक मीडिया पर्सन की थी। वो मीडिया पर्सन जिसे आज उसने स्पेशली चौहान मेंशन बुलाया था, और वो मीडिया पर्सन उसे और आगाज को एक रूम में कैप्चर करने वाला था जब वो दोनों इंटीमेट होते। इसलिए तो उसने आगाज को वो नशे की दवाइयाँ दी थी। उसने तुरंत उस मीडिया पर्सन को कॉल किया तो सामने से फोन स्विच ऑफ आया। वहीं दूसरी तरफ चौहान मेंशन में आगाज के कमरे के बाहर मीडिया वालों का जमावड़ा लग चुका था। तकरीबन 4 से 5 लोग अपने हाथ में कैमरा और माइक लेकर दरवाजे के बाहर खड़े थे। और जब उन्होंने अचानक ही दरवाजा खोला तो उनके हाथ लगते ही वो दरवाजा पूरा खुल गया। आगाज नशे में था और उसने दरवाजे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जबकि समस्तिका तो वैसे ही अपनी सेंसेस में नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खुला और मीडिया वालों ने सामने की तरफ देखा, उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो मीडिया पर्सन जो दिव्या और आगाज को वहां पर कैप्चर करने के लिए आया था, उसके चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। आखिर उसे इस काम के लिए बहुत सारे पैसे जो मिलने वाले थे। वहीं जैसे ही एक सर्वेंट ने बहुत सारे मीडिया वालों को आगाज के कमरे के बाहर देखा तो वो तुरंत बाहर गार्डन की तरफ भागी और तुरंत वैष्णवी जी के पास गई। वैष्णवी जी ने जैसे ही उस सर्वेंट को आते हुए देखा, वो बोली, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही उस सर्वेंट ने उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर उनके होश उड़ चुके थे। वो तुरंत आस्तिक को उस सर्वेंट को सौंप कर अंदर आगाज के रूम की तरफ बढ़ गई। मीडिया वाले आगाज और समस्तिका की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। वो दोनों चादर में थे, इसलिए उन दोनों के बदन दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो चादर कंधों से थोड़ी हटी हुई थी, जिसकी वजह से उनके कंधे दिखाई दे रहे थे। तभी वैष्णवी जी वहां आते ही जोर से चिल्लाई, ये सब क्या हो रहा है, बंद कीजिए अपने कैमरे। ये बोलकर वो मीडिया वालों के आगे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने नजर घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर आगाज की आंखें खुली और अपने सिर पर अपना हाथ रखते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर वैष्णवी जी और मीडिया वालों को देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसका सिर इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर काफी भार है, जैसे कोई उसके सीने पर सिर रखकर सो रहा हो। उसने तुरंत नजरें नीचे की तरफ की तो समस्तिका को वहां पर देखकर उसके होश उड़ गए। वही वैष्णवी जी ने तुरंत दरवाजा बंद किया और मीडिया वालों की तरफ देखती हुई बोली, ये क्या बदतमीजी है आप लोगों की, हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की, आप लोगों को यहाँ पर पार्टी में इनवाइट किसने किया। मीडिया वाले तुरंत बोले, हमें जानना है कि मिस्टर आगाज चौहान की जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है। आज तक वो मीडिया वालों से बचते आए हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ना ही कोई गर्लफ्रेंड और ना ही कोई बीवी। तो आज उनके साथ उनके बेड पर कौन थी। वैष्णवी जी गुस्से से कांपते हुए बोली, और ये जानने वाले आप कौन होते हैं। तभी आस्तिक जो शोर सुनकर वहां पर आया था, वो भी मीडिया वालों को देखकर हैरान था। दिव्या जो मीडिया वालों को रोकने के लिए वहां पर भागते हुए आई थी, जैसे ही उसने सुना कि आगाज के साथ उसके बेड पर कोई है, उसके भी कदम एकदम से जम गए। मीडिया वालों में से एक जल्दी से बोला, हम मीडिया वाले हैं और मिस्टर आगाज चौहान मुंबई के टॉप बिजनेसमैन हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ का ही हिस्सा है और हमें पूरा हक बनता है कि हम उनकी पर्सनल लाइफ को दुनिया के सामने लेकर आए। आखिर दुनिया उनके बारे में जानने के लिए हमेशा बेताब जो रहती है। वैष्णवी जी गुस्से से बोली, अभी इसी वक्त अगर आप लोग यहाँ से बाहर नहीं गए
तो आप सबकी पर्सनल लाइफ मैंने अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर दी, तो मैं भी वैष्णवी चौहान नहीं। मीडिया वालों को जैसे ही वैष्णवी जी की धमकी मिली, वो तुरंत बोले, आप हमें यूँ धमकी नहीं दे सकती। हम अगर चाहे तो 1 मिनट में मिस्टर आगाज चौहान की लाइफ को सबके सामने कर सकते हैं। हमारे पास प्रूफ है कि वो सिंगल नहीं है। ऐसा तो नहीं मिस्टर आगाज चौहान खुद को सिंगल बताकर दूसरी लड़कियों को धोखा देते हैं, उनके साथ वन नाइट स्टैंड करते हैं। हो सकता है उनकी कई गर्लफ्रेंड हो और वो खुद को सिंगल बताकर उन सबके साथ चीट कर रहे हो। उनका सवाल सुनकर वैष्णवी जी दंग रह गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मीडिया वाले इतनी बेहुदा इल्जाम आगाज पर लगाएंगे। दूसरी तरफ आगाज ने उस चादर को खुद पर से हटाया और साथ ही साथ वो चादर समस्तिका के ऊपर से भी हट गई। आगाज गुस्से से समस्तिका को देख रहा था। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि समस्तिका का मर्डर कर दे। आज तक उसने कभी किसी लड़की को खुद के करीब नहीं आने दिया था। उसे किसी का छूना भी बर्दाश्त नहीं होता था। और आज एक लड़की उसके बिस्तर पर थी जो पूरी तरह से उसके सामने थी। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और आगाज को महसूस हो सकता था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ है। और वो जोर से चिल्लाया, हाउ डेयर यू। उसका चिल्लाना सुनकर शमस्तिका की अचानक से आंखें खुली और वो तुरंत हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठकर बैठ गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो आगाज को देख रही थी जो गुस्से से कांप रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी जुबान तो वैसे ही नहीं खुलती थी और आगाज को गुस्से में देखकर तो वो हद से ज्यादा डर रही थी। आगाज जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में मेरे बेड पर आने की? तुम्हें यहाँ अंदर आने की परमिशन किसने दी? उसका चिल्लाना सुनकर समस्तिका का डर और भी ज्यादा बढ़ गया और वो तुरंत बेड से उठ गई। कमजोरी की वजह से वो ढंग से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती थी और अब तो उसके पैर और भी ज्यादा कांप रहे थे। वहीं आकाश अभी भी उसे देख रहा था। पहले ही समस्तिका पूरी तरह से उसके सामने थी और उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन आगाज की नजरें सिर्फ उसके चेहरे पर थी। उसकी नजरों से और भी ज्यादा डरते हुए समस्तिका ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। उसे इतना भी होश नहीं था कि उसके जिस्म पर कपड़े हैं ही नहीं और अगर वो बाहर गई तो उसके सामने क्या हो सकता है। आकाश बेड पर बैठा था और समस्तिका बाहर की तरफ जा रही थी। वो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। वो आकाश से इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसने अपनी हालत पर भी ध्यान नहीं दिया और आकाश जो अपने माथे पर अपना हाथ रखकर बैठा था, जब उसने समस्तिका को रूम से बाहर जाते हुए देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अगर समस्तिका इस हालत में रूम से बाहर जाती तो तबाही आ जाती। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और आकाश को तो यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे एक लड़की बिना कपड़ों के किसी के सामने जा सकती है। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही समस्तिका ने दरवाजे का लॉक खोला और अगले ही पल वो आकाश की बाहों में सिमट गई। उसने लॉक तो खोल दिया था लेकिन दरवाजा नहीं खोला था और दरवाजा खोलने से पहले ही आकाश ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। ये बोलते हुए उसने तुरंत दरवाजे का लॉक वापस लगाया और समस्तिका को लेकर वापस बेड की तरफ आया। समस्तिका डरते हुए उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन आगाज इस वक्त खुद इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। उसने समस्तिका को खुद से दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। समस्तिका को अपने गाल पर जोरों से दर्द महसूस हुआ और वो सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरी, लेकिन उसने एक उक तक नहीं की। वो बस अपनी शांत नजरों से आगाज को देख रही थी। आगाज जो अपनी गहरी हरी आंखों से उसे देख रहा था, वो तुरंत उसके ऊपर झुका और उसके बालों को कसकर जकड़ते हुए बोला, तुम लोगों के लिए तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होती क्या? कितना स्टूपिड हूं ना मैं। तुमसे क्या ही सवाल कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी कोई इज्जत होती तो तुम मेरे बिस्तर पर नहीं होती। पर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, यू ब्लडी, तुम्हारी भले ही कोई इज्जत नहीं, लेकिन मेरा एक रुतबा है, एक नाम है और मैं उसे तुम जैसे किसी गिरी हुई लड़की की वजह से दाव पर नहीं लगने दूंगा। समस्तिका की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, दर्द दर्द हो रहा है। आकाश दांत पीसते हुए बोला, ओह रियली, दर्द हो रहा है तुम्हें? मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं। बोलकर उसने एक झटके में समस्तिका के बालों को छोड़ दिया तो समस्तिका पीछे की तरफ हो गई। आगाज ने तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर
नीचे जमीन पर गिरे हुए समस्तिका के कपड़ों को उठाया और उन्हें समस्तिका के पास लाकर उसके मुंह पर फेंक कर मारा। समस्तिका ने उन कपड़ों की तरफ देखा, लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाया। वो बस अभी भी आगाज की तरफ देख रही थी। वहीं आगाज अब गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे क्या देख रही हो? उठाओ इन्हें और जल्दी से पहनो ये सब। समस्तिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उन कपड़ों को पहनने लगी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी आकाश पर थी और आकाश गुस्से से कांपता हुआ उसे देख रहा था। उसने खुद भी अपने पूरे कपड़े पहनकर अपना हुलिया ठीक किया और एक बार फिर से वापस समस्तिका की तरफ देखने लगा, जिसने अब अपने कपड़े पहन लिए थे और दरवाजे के पास खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ रूम के बाहर वैष्णवी जी गुस्से से कांपते हुए मीडिया की तरफ देख रही थी और अमांस और दिव्या भी वहीं पर खड़े थे। दिव्या के होश उड़ चुके थे ये सुनकर कि आगाज के बिस्तर पर कोई लड़की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसके बिस्तर पर कौन सी लड़की पहुंच गई। वो गुस्से से कांपते हुए मन ही मन बोली, अगर किसी लड़की ने इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बेशक से वो कोई भी हो, जान से मार दूंगी उसे। मुझे किसी भी हालत में आगाज को अपना बनाना है और उसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। अगर कोई भी लड़की मेरे रास्ते में आई तो आई विल किल हर। वो ये बोलकर आगे की तरफ आई और मीडिया वाले की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? उस मीडिया पर्सन ने जिसे खुद दिव्या ने वहां पर भेजा था, जैसे ही दिव्या को बाहर देखा वो हैरान रह गया। वो कुछ बोलने को हुआ, लेकिन दिव्या ने तुरंत उसे अपना सर ना में हिलाकर इशारा किया। वो मीडिया वाला तुरंत अपने साथियों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें मिस्टर आकाश की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है मिसेज चौहान? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन अपनी बात कहकर वो एक कदम आगे बढ़ता, उससे पहले ही उसका साथी मीडिया वाला बोला, नहीं, अब हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। माना चौहान फैमिली मुंबई की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, सबसे पावरफुल फैमिली है, लेकिन मीडिया वालों से ज्यादा पावरफुल कभी कोई हो ही नहीं सकता। और अब मीडिया वाले ये जानकर रहेंगे कि आखिर मिस्टर चौहान के साथ जो लड़की उनके बिस्तर पर है वो है कौन। जैसे ही उसका सवाल पूरा हुआ, रूम का दरवाजा खुला और आगाज बाहर की तरफ आते हुए उस मीडिया वाले को देखने लगा। वो एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तुम मुझसे पूछो, मैं दूंगा तुम्हें तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब। उसकी वो कर्कश भरी आवाज सुनकर वो मीडिया वाला एकदम से सहम गया। आगाज आगे की तरफ आया और बिल्कुल उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए क्या? कहीं मुझे देरी तो नहीं हो गई ना ज्यादा? अगर कोई एक आधा सवाल बचा है तो जल्दी से पूछो। तुम लोगों के पास इतनी फुर्सत होगी कि मुंह उठाकर कहीं भी चले आओ, लेकिन आगाज चौहान के पास इतना वक्त नहीं कि वो तुम जैसे कीड़े मकोड़ों पर जाया करे। जैसे ही सभी मीडिया वालों ने उसका ये बयान सुना, उन सबको आगाज पर गुस्सा आने लगा। एक मीडिया वाला भड़कते हुए बोला, हमें जानना है कि आपके साथ आपके बिस्तर पर जो लड़की थी वो कौन थी? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या आप भी बाकी बिजनेसमैन की तरह वन नाइट स्टैंड करते हैं? क्या ये आपके किसी बिजनेस पार्टनर की लड़की है जिसे आपके बिजनेस पार्टनर ने अपने प्रॉफिट के लिए आपको सर्व किया है? या फिर ये कोई एस्कॉर्ट सर्विस से है जिसे आपने एक रात के लिए बुक किया है? हमें जानना है कि ये लड़की कौन है, इसका आपके साथ कोई रिश्ता है या नहीं, या फिर आप भी प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज करते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गरीब का फायदा उठा रहे हैं। आई मीन हो सकता है ना कि कोई लड़की आपसे कोई हेल्प मांगने आई हो, कोई जॉब मांगने आई हो और आपने उसे वन नाइट स्टैंड का ऑफर किया हो। वैसे भी हम सब जानते हैं कि बिजनेस की दुनिया में ये सब चीजें तो नॉर्मल है। आप लोगों के पास पैसा और पावर इतनी ज्यादा होती है कि आप लोग दूसरे लोगों को अपने सामने कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तो हो सकता है कि वो लड़की आपकी जबरदस्ती का शिकार बन रही हो, या फिर आप उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा और आगाज की आंखें बड़ी हो गई। वैष्णवी जी भी हैरान थी और दिव्या और अमांस भी अपनी जगह पर खड़े खड़े चौंक गए। उस मीडिया वाले को थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि खुद समस्तिका ने मारा था और वो गुस्से से उस मीडिया वाले को देख रही थी। वो लगभग से अपनी पूरी हिम्मत लगाकर चिल्लाती हुई बोली, मैं प्यार करती हूँ आगाज से। खबरदार आपने उससे कुछ कहा तो मैं जान ले लूंगी आपकी।
ये बोलते हुए उसकी आवाज़ अटक रही थी और उसके इस थप्पड़ ने मीडिया वालों की सांसें हलक में अटका दी थी। वहीं इस वक्त वैष्णवी जी जो पीछे की तरफ खड़ी थी, जिस मीडिया वाले को समस्तिका ने थप्पड़ मारा था, वो तुरंत समस्तिका की तरफ बढ़ने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही आगाज उसके करीब हुआ और उसने उसके गले को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। सब लोग अपनी जगह पर खड़े खड़े कांप गए। वैष्णवी जी तुरंत आकाश की तरफ बढ़ी और उसका हाथ उस आदमी के गले से छुड़ाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो आकाश, छोड़ो उसे, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मीडिया वाले तुरंत आकाश को और उसके गुस्से को अपने कैमरे में कैप्चर करने लगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके साथी की सांस इस वक्त मुश्किल से चल रही है, बस वो आगाज को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। वहीं आगाज अपने गुस्से पर कंट्रोल खो चुका था। समस्तिका अपनी जगह पर खड़ी ये सब देख रही थी। डर से अब उसकी हालत एक बार फिर से खराब होने लगी थी। वहीं वो मीडिया वाला खुद को आगाज के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। उस आवाज को सुनकर सबके होश उड़ गए थे, लेकिन आगाज अभी भी उस मीडिया वाले का गला दबाकर उसे दीवार से लगाए हुए था और अब उस मीडिया वाले की आंखें बाहर निकलने को हो चुकी थी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वीडियो को रीच मिले और व्यूज़ मिले तो मैं आगे के पार्ट्स भी ला पाऊंगी।